हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशंस में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके लिए ले आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक भूमिका। दक्षिण चीन सागर, नई साझेदारी की दिशा। आपको बताएं कि जो चीन का पड़ोसी है, फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और फिलीपींस, जो चीन का पड़ोसी फिलीपींस है, उसके साथ भारत ने एक समझौता किया है। दोनों के बीच एक टॉक हुई है जिसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग का नया अध्याय शुरू हो रहा है यहाँ से। जैसा कि आपको पता है, चीन जो मोतियों की माला के जरिए भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था, भारत ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह की कार्रवाइयाँ करना शुरू किया है। इसमें एक बड़ा नाटकीय मोड़ है। ये नाटकीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत पहली बार फिलीपींस के साथ ताक कर रहा है, लेकिन इस स्तर पर, यानी कि जब आप सीधा डिफेंस टेक्नोलॉजी को, डिफेंस को इंक्लूड करते हैं, आप ट्रेड के जरिए किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो आप जैसे पाकिस्तान के साथ जब वो चाइना सीपेक पे काम कर रहा है, तो वो ये बताता है कि हम इस पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा इससे ट्रेड होगा, हम इकोनॉमिक परसेप्शन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जबकि अगर आप डिफेंस परसेप्शन पे कहीं आप उपस्थित होते हैं, ये बता के जाते हैं कि हम डिफेंस परसेप्शन से आपके बगल में यहाँ पे उपस्थित हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रणनीतिक रूप से अपना महत्व रखता है। इसी कड़ी में समुद्री सुरक्षा सहयोग का नया अध्याय शुरू होता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीतियों के बीच यह साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन का जो आक्रामक रुख है वो केवल भारत के प्रति नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसियों के प्रति भी है। तो भारत ने अब, क्योंकि आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भारत ने फिलीपींस के साथ एक साझेदारी को आगे बढ़ाया है। एक्ट ईस्ट नीति, भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखने की जो नीति है, उसका एक व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करते हुए यह सहयोग भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और बहुपक्षीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। वैश्विक व्यापार मार्गों पर संकट, इसकी वजह से ये जो चाइना की वजह से तमाम जो वैश्विक व्यापार मार्ग हैं, चाइना की वजह से भी, अन्य जो वैश्विक कारण उनकी वजह से तमाम मार्गों पर संकट पड़ा हुआ है। जैसे ताइवान जलडमरू मध्य, ताइवान जलडमरू मध्य हमेशा संकट की स्थिति में होता है चीन की आक्रामक नीतियों के कारण। जबकि लाल सागर का जो क्षेत्र है वह यमन में हूती विद्रोहियों के हमलों से स्वेज नहर मार्ग बाधित होता है। यूरोप एशिया व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। CFR जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CFR काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट है। CFR की रिपोर्ट बताती है कि इन दोनों क्षेत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े रणनीतिक जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया है। तो CFR की रिपोर्ट जिन दो क्षेत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना है, उन दो क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पर, इन दोनों समुद्री क्षेत्रों में एक तो है लाल सागर का क्षेत्र, यानी स्वेज नहर वाला एरिया जहाँ हूती विद्रोही है, दूसरा ये ताइवान जलडमरू जहाँ पर चाइना का हस्तक्षेप बढ़ा हुआ है। इसके कारण ये दो स्थान ऐसे माने गए हैं जो वैश्विक व्यापार को संकट में डाल सकते हैं, या वर्तमान में ये डाल भी रहे हैं। भारत सेशल्स हिंद महासागर में सहयोग, सेशल्स के साथ भारत ने सहयोग की बात की है। ब्लू इकोनॉमिक के आयाम, क्योंकि आपको पता है कि सेशल्स एक द्वीपीय आइलैंड कंट्री है, तो ऐसे में उनके साथ हम सहयोग करके उनको कुछ चीज़ें देंगे और बदले में हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख ही रहे हैं, तो हम ब्लू इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। इसमें समुद्री क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षित करना, समुद्री व्यापार मार्गों को संतुलित और सुरक्षित करना, साथ ही समुद्री प्रदूषण को नियंत्रण करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण को कठोर करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। PIB के अनुसार, आज अपडेट था PIB का, दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता में रणनीतिक और आर्थिक हितों को समाहित करने की बात की है। शांति बिल 2025 परमाणु ऊर्जा में नया युग, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शांति बिल वही बिल है जिसमें भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को इनवाइट किया गया है कि निजी कंपनियां भी भारत के परमाणु क्षेत्र में इनवाइटेड हैं, उनको मतलब संयंत्र लगाने, छोटे संयंत्र, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, छोटे संयंत्र कैसे होते हैं इनको, क्योंकि जब नॉर्मली जो आप फोटो में संयंत्र देख पा रहे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये बहुत बड़े संयंत्र होते हैं, इनको लगाना बहुत कॉस्टली होता है और इनको लगाने के बाद बहुत बड़ा एरिया एक्वायर करना पड़ता है। ये जहाँ लगते हैं वहाँ से कई किलोमीटर का बफर बनाना पड़ता है, बहुत सारा ग्रीनरी रखनी पड़ती है, ताकि इन केस कभी कोई एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो उसको नियंत्रित किया जा सके, या आउटकम उसका जो है उसको कम किया जा सके। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया, क्योंकि 2047 तक हमें पूर्णतः
हरित ऊर्जा की तरफ जाना है, 2070 तक हमें नेट जीरो की तरफ जाना है। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा की तरफ अपने आप को स्थानांतरित कर सकें, क्योंकि इसमें जो प्रदूषण होता है वो नाम मात्र का होता है। तो आपको बताएं कि जब परमाणु ऊर्जा की तरफ आप जाएंगे तो इतने बड़े बड़े एरिया को एक्वायर करना, फिर कभी कोई कोलेटरल डैमेज होता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को, जो प्राइवेट ऐसी कंपनियां जो पहले से काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, वैश्विक रूप से वो तमाम इस तरह के कार्य कर रही हैं, ऐसी कंपनियों को इजाज़त देते हैं कि आप अपना रिएक्टर लाकर हमारी जगह पर लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें रिएक्टर का जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है, मूवेबल होता है, यानी कि फैक्ट्री में बनने के बाद वो रिएक्टर आता है, सीधा यहाँ पर लगा दिया जाता है और यहाँ से जिस तरह से गोबर गैस प्लांट आप देख पाते हैं, लोग आजकल घरों घरों में गोबर गैस प्लांट बना लेते हैं, इस तरह छोटे छोटे रिएक्टर होते हैं। घर घर में नहीं लगेंगे, ये मत घबराइए कि घर घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक जिले में आप कह सकते हैं, प्रत्येक प्रदेश में इस तरह से छोटे छोटे रिएक्टर लगाए जाएंगे जिनसे ऊर्जा का दोहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपको बता चुके हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित करना। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कठोर नियम बनाए गए हैं, विनियमन का मतलब है तार्किक रूप से इसमें उनको शामिल किया जा रहा है, यानी कि अतार्किक नहीं है कि कोई भी आके लगा ले रहा है। उसके पीछे तमाम जो वैश्विक मानक हैं उनके अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं उनके अनुसार सख्त नियामक ढांचा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होगा। दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और कार्बन तटस्थता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भारत उठाना चाहता है। उसी क्रम में ये पहल को आप देख सकते हैं। ठीक है। व्यापार सुगमता जन विश्वास संशोधन, एक क्योंकि आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत लगातार अच्छा काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग में सुधार होता हुआ आप देख पाते हैं। उसमें एक जन विश्वास संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किया क्या जाएगा, लोगों को, जन नाम से स्पष्ट है, जन विश्वास, लोगों का विश्वास जीतना। यानी कि अगर अब हमसे कोई छोटी मोटी घटना होती, कोई मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आपसे कोई छोटी मोटी गलती होती है, इनकेस कोई डाटा गलत फीड हो जाता है या कोई कार्रवाई, कोई जवाब देने में आपसे कोई जवाब मांगा जाता है, उसका जवाब देने में आप लेट हो जाते हैं, जो कागजी काम है, इस तरह की कोई घटनाएं होने में पहले इन्हें फौजदारी का अपराध बनाया जाता था, यानी कि तुरंत सजा का प्रावधान था, FIR का प्रावधान था, दंडात्मक प्रावधान इस स्तर के थे कि आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। उन चीज़ों में अब संशोधन करते हुए उसका नाम रख दिया गया विश्वास संशोधन। यानी आप में, अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के समर्थक हैं, आपको इन्वेस्ट करना है भारत में, तो आपका विश्वास भारत में बढ़ेगा कि आपको पुलिस आके किसी छोटी घटना पर उठा नहीं ले जाएगी, बल्कि आपके ऊपर जो इस तरह की घटनाएं होती थी कि फौजदारी का मुकदमा दर्ज होता था, वो ना होकर दीवानी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी आपसे केवल आर्थिक दंड तक ही वसूला जाएगा छोटे मोटे अपराधों के लिए। ठीक है, बड़े अपराधों, हर अपराधी की छूट नहीं मिल रही है, लेकिन छोटे मोटे अपराधों को अगर आप किसी से गलती से छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं तो उसको अर्थदंड लगाया जाएगा, उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी उसे जेल में नहीं भेजा जाएगा या यातना इस प्रकार की नहीं दी जाएगी। ऐसे में लोग आकर्षित होंगे भारत जैसे राष्ट्रों में निवेश करने के लिए। जन विश्वास संशोधन विधेयक के माध्यम से व्यापारिक नियमों में सरलीकरण की प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। व्यापारिक नियम मतलब जो नियम है व्यापार करने के, उनको सरल बनाया जाएगा, यानी कि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो उसको सरलीकृत किया जाएगा, अगर आपको बंद करना है अपना व्यापार, या आपको शिफ्ट करना है, या आपको कोलैबोरेट करना है किसी के साथ, तो ये सारी प्रक्रियाएँ जो होंगी उनको सरल बनाया जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध मुक्त करना है। नाम से स्पष्ट है, छोटे अपराध और तकनीकी, जैसे कोई टेक्निकल गलती हो गई तो उसके लिए आपको अपराध मुक्त घोषित किया जाएगा, या फिर आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा, दीवानी टाइप का मुकदमा चला जाएगा, न कि फौजदारी मुकदमे की तरफ आपको ढकेला जाएगा। इसकी विशेषताओं की बात करें तो 142 से अधिक कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा हटाना, जुर्माने की व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना, डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। विश्व बैंक की जो रैंकिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, उसमें भी इस तरह के जब कानून भारत ले आता है तो भारत की रैंकिंग, जो शासन की रैंकिंग है, वो सुधरती है और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 बायोफार्मा शक्ति, आपको बताएं बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है बायोफार्मा के क्षेत्र में। वैश्विक हब, भारत को एक वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य है बायोफार्मा का, जिससे हमारा रोजगार सृजन भी होगा, हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसमें भी अच्छा निवेश होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और वैश्विक स्तर पर हम बायोफार्मा हब के, पहले भी हम बहुत आगे हैं फार्मास्यूटिकल्स में, हमें
दुनिया का जेनेरिक दुकान कहा जाता है। भारत को दुनिया की जेनेरिक दवाइयों की दुकान कहा जाता है। पहले भी हम और अच्छा काम करने के लिए इस बार के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें करते हैं। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय। मौद्रिक नीति आरबीआई की समिति ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समितियों ने रेपो रेट को 6 गलत लिख गया है ये 5.25 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यानी जब पिछली बार 3 महीने पहले जब एमपीसी की बैठक हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, उस वक्त निर्णय लिया गया था कि भारत में रेपो रेट को 5.25 तक रखा जाएगा। उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया है, यानी कि आरबीआई ने जो अपना रोल है उसे न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल रखने का मतलब है कि जहाँ पे हम थे वहीं रखा है। रेपो रेट को निश्चित रखने से क्या होता है, आप ये समझिए कि रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है, ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर कोई बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है। जिस तरह हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो हमें बैंक 7%, 8%, 11%, 16% तक लोन देता है। तो वो पैसा आता कहाँ से? बैंक भी वो पैसा जाके आरबीआई से उठा कर लाता है कि हमें दे दो, हम लोन बांटेंगे। हम वो आरबीआई से 5.25% पे लोन लेता है, हमको 10%, 8%, हमारी क्रेडिट ब्यूरो में जो रिपोर्ट है, सिविल स्कोर हमारा जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑफर देता है, उसके अकॉर्डिंग। या फिर हमारी जो कमाई का जरिया है, हमारे आय का स्रोत क्या है, हमारे खाते में कितना पैसा आता है, इन सब तमाम गणनाओं के बाद बैंक हमें एक ऑफर रेट देता है कि आपको 9% पे दे देंगे, या 16% वार्षिक पे दे देंगे, 18% वार्षिक पे दे देंगे। ऐसे करके बैंक अपनी कमाई करता है। लेकिन जब ये समझिए कि अगर आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ाती है, अभी जो 5.25% है, मान लीजिए उसको 7% कर देती है, तो मार्जिन, बैंक को मार्जिन निकालना होगा भाई अपना। अभी मान लीजिए 5.25% पर बैंक आरबीआई से लोन लेता है, तो किसी ग्राहक को कितने में दे देगा? बहुत अच्छा ग्राहक है, बहुत अच्छी सिविल है उसकी, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, तो उसको मान लीजिए 7% पे दे देगा। ठीक है, मतलब लगभग 1.5% का उससे, या फिर बोलिए कि 2% का उससे प्रॉफिट ले लेगा। लेकिन अगर आरबीआई ही अपने रेपो रेट को 7% कर दे, तो फिर अच्छे से अच्छे, यानी जो प्राइम से प्राइम ग्राहक होगा उसको भी बैंक 2% बढ़ा के कम से कम 9% पर तो लोन देना पड़ेगा उसको। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से ले आएगा आरबीआई ये लोन? मतलब ये पैसे जब आरबीआई महंगाई में देगा तो बैंक भी महंगे उसको बढ़ाएंगे। इस तरह से जो रुपए की तरलता है, रुपए की जो मोबिलिटी है, वो मार्केट में कम हो जाएगी। और इस तरह से आरबीआई का ये सोख्ता उपकरण है। सोख्ता मतलब आप समझते हैं, पहले अगर हम इस डिजिटल बोर्ड पर नहीं लिख रहे होते तो हम एक स्पंज वाला बोर्ड बीच में यूज़ करते थे, वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। उस पर स्पंज का टुकड़ा होता है जो हल्का गीला होता है, उसको हम जब लिखते हैं तो वो सोख लेता है स्याही को, या सोखता होता है। वो पानी अगर कहीं गिरा हुआ वहाँ रखते हैं, पोछे की तरह खिसक करते हैं तो पानी को सोख लेता है। उसी तरह ये आरबीआई का सोखता उपकरण है। अगर आरबीआई को मार्केट से पैसे उठाने होते हैं, मार्केट से पैसे खींचने होते हैं, तो ये इसको बढ़ा देता है। जबकि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसे उतारने होते हैं तो आरबीआई इसको घटा देता है। अगर आरबीआई इसको 5.25% से कम ले आता है तो क्या होगा? अगर 5.25% से कम आता है तो मार्केट में जो तरलता है वो अधिक उपलब्ध होने लगेगी, तरलता बढ़ जाएगी। जबकि अगर आरबीआई इसको 5.25% से ऊपर की तरफ ले जाता है तो तरलता संकट की स्थिति बनेगी, यानी तरलता मार्केट से कम हो जाएगी। भारत के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। इस बार भारत के निर्यात में जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण मिलता है उसमें आपको पता है कि निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जाती है, जिसमें 35% इलेक्ट्रॉनिक हिस्सेदारी है। मतलब पूरे जो हमने पूरा निर्यात किया है उसमें 35% हिस्सा तो केवल इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान लेके जाते हैं। जबकि रक्षा निर्यात में 42% की वृद्धि की गई है। निश्चित रूप से ये सराहनीय है, तारीफ के काबिल बात है ये कि रक्षा निर्यात वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम 10 वर्ष की बात नहीं कर रहे। 10 वर्ष में तो कई कई गुना बढ़ गया है, कई 100 गुना बढ़ गया है ये रक्षा निर्यात। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 42% की वृद्धि रक्षा निर्यात में देखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक हिस्सेदारी ओवरऑल निर्यात में, अगर 100 रुपये का सामान हम बेचते हैं तो 35 रुपये का सामान हम अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स का बेचते हैं। जबकि 750 बिलियन निर्यात लक्ष्य यूएसडी 2025-26 के अंत तक अनुमानित निर्यात मूल्य। स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं और अपने निर्यात को भी बढ़ा पाते हैं, जिससे हम विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा जो फॉरेन मनी है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको हम बढ़ा पाते हैं। महिला और बालिका विज्ञान दिवस यूनेस्को 11 फरवरी को इस महिला और बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। इसका उद्देश्य है यूनेस्को का कि स्टेम हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, हो सकता है कभी आपकी परीक्षा में स्टेम नाम से प्रश्न भी आ जाए। स्टेम का मतलब है साइंस, एस फॉर साइंस,
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए, इन क्षेत्रों में खासकर इन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए इस दिवस को 11 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जितनी भी हमारी छात्राएं हैं उन सभी को महिला और बालिका विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की जो थीम है वो इस प्रकार से है, फ्रॉम विजन टू इम्पैक्ट रीडिफाइनिंग स्टेम। ये इसकी इस बार की थीम है। इसकी प्राथमिकताएं क्या हैं 2026 में स्टेम दिवस की प्राथमिकताएं क्या हैं कि एआई और साइबर सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना, शोध और नवाचार में महिलाओं के योगदान को इंक्रीज करना। भारत की अगर बात करें तो एक डाटा है, भारत में केवल 14% महिलाएं स्टेम क्षेत्रों में कार्यरत हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये जो क्षेत्र हैं इसमें महिलाओं का प्रतिशत केवल 14% है, जो निश्चित रूप से बहुत कम है। यानी कि 100 एक आबादी जो 50% आपका हिस्सा रखती है, उस आबादी का प्रतिनिधित्व 100 में केवल 14 है, तो जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। रापा नुई, इतिहास से सीख। रापा नुई, आप कई बार ये पिक्चर देखते होंगे, आप देखते होंगे कि इस तरह के फिगर, इन्हें बोलते हैं माऊ स्टेचू। माऊ स्टेचू, MAU, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मैंने लिख के रखा था लेकिन वो कहीं कागज गिर गया। माऊ स्टेचू इनको बोलते हैं। ये पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो चिली, जो राष्ट्र है, चिली राष्ट्र, उसके पास में रपा नुई नामक स्थान है, एक आइलैंड है, वहाँ पर ये खड़ी हुई हैं। ये लगभग 13वीं 12वीं 13वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं और इतिहास में आज भी इनका उत्तर नहीं है कि इतनी भारी मूर्तियां एक छोर से दूसरे छोर तक ले कैसे जाई गई हैं, जबकि उस वक्त कोई मशीनी ताकत नहीं थी। इन माऊ मूर्तियों को पर्यावरणीय, आप ये फिगर देख पा रहे हो, पहले की स्थिति ऐसी कुछ थी, अभी स्थिति ऐसी कुछ हो गई है। तो इन स्थानों पर जो पर्यावरण का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम इनको खोते जा रहे हैं। ये प्राचीन सभ्यता जो है रपा नुई ईस्टर द्वीप, इसे ईस्टर द्वीप भी कहते हैं, ईस्टर द्वीप पर उन्नत पोलिनेशियन सभ्यता का विकास जो जल संसाधन प्रबंधन में कुशल थी। आपको बताएं कि इसके पहले जो अभी नई थियरी आ रही है, इसके पहले हम ये मानते थे कि इन लोगों ने, जो रप्पा नुई लोग थे, इन्होंने ही अपनी गलतियों के कारण अपने आप को समाप्त कर लिया। जबकि अब नई थीसिस आती है तो वो बताती है नहीं, ऐसा गलत है। इन्होंने जीवन को जीने के लिए अंतिम क्षण तक जिजीविसा का परिचय दिया था, जीने की क्षमता को, यानी जीने की इच्छा को जाहिर किया था। इन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, जैसे आज हमारे सामने संकट आ रहा है, पर्यावरण का संकट आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, COP बैठा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठा रहे हैं, तब हम मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए वनीकरण कर रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं, जल संरक्षण की विधियाँ तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने उस वक्त अपनी क्षमता के अनुसार बहुत बेहतरीन काम किया था, जल संरक्षण में विशेष योगदान दिया था। इन्होंने जल संरक्षण के लिए एक विशेष तकनीक अपनाई थी। इसके बाद वो जो पुरानी थीसिस थी कि इन्होंने अपने आप को स्वयं समाप्त कर लिया, वो गिर जाती है, ढह जाती है, और हमें इतिहास से एक मैसेज मिलता है कि हमें भी सावधान हो जाना चाहिए, नहीं कुछ समय बाद हमारी भी यही स्थिति होगी। आधुनिक चेतावनी 2026 जलवायु परिवर्तन के दौर में जल प्रबंधन और सतत विकास की महत्वपूर्ण को रेखांकित करता है। नासा का लाइबेरिया उपकरण पृथ्वी की ऊर्जा का लेखा जोखा, ये एक रेडिएशन मापी उपकरण है। लाइबेरिया जो उपकरण है ये एक रेडिएशन मापी उपकरण है जो रेडिएशन को मापता है कि नासा का यह उपकरण सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर चुका है, अब यह परिचालन के लिए तैयार है। करता क्या है, ये पृथ्वी द्वारा अवशोषित और परावर्तित, आपने ज्योग्राफी की पढ़ाई अपनी करते समय एक एल्बिडो टर्म्स पढ़ा होगा कि किसी चीज़ का, किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का एल्बिडो कितना है, जैसे बर्फ़ का एल्बिडो कितना है, धान के खेत का एल्बिडो कितना है, पानी की सतह का एल्बिडो कितना है, तमाम चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। उसी तरह ये भी एल्बिडो मतलब कितनी ऊर्जा अवशोषित कर पाता है। अगर 100 यूनिट ऊर्जा किसी को मिलती है, उसमें से कितनी ऊर्जा अवशोषित कर पाता है या कितनी ऊर्जा परावर्तित कर पाता है, ये उसका एल्बिडो के रूप में जोड़ा जाता है। तो ये जो उपकरण है ये भी इसी तरह का काम करेगा, यह पृथ्वी द्वारा अवशोषित और परावर्तित ऊर्जा की कुल माप को बताएगा, जिससे जलवायु मॉडलिंग के लिए एक सटीक डाटा प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को समझना इससे आसान हो जाएगा। यह डेटा जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक अध्ययन और नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत पर 2026 मराठा सैन्य प्रदेश। आपको बताएं कि रायगढ़ मराठा सैन्य प्रदेश, मराठा जब लड़ते थे, अभी हाल ही में आपने एक मूवी देखी ही होगी, उसमें काफ़ी मराठा सैन्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छा विस्तृत दर्शन दिखाया गया है। मराठा सैन्य प्रदेश में जो टोटल किले थे वो 12 किले थे। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि कुल 12 किले थे मराठा सैन्य प्रदेश में जिन्हें यूनेस्को ने शामिल किया है। इसी के साथ आपको बताएं रामगढ़ का किला जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी यही थी। रणनीतिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना ये प्रस्तुत करती है। प्रतापगढ़ का किला अफजल खान के विरुद्ध ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी, सैन्य रणनीति का केंद्र यही वाला किला रहा था। यहीं जाकर अफजल खान से शिवाजी महाराज मिले थे। अफजल खान ने इसी किले को घेर के रखा था। जब उसके पास गए और घेर के उसको नाखून जो उन्होंने पहन के रखा था उससे उसकी हत्या कर देते हैं। आपको बताएं कि प्रत्येक 2 साल में विश्व स्मारक कोष भुज की जल प्रणालियां, इसके बारे में आपको एक चीज़ हमने लिख के रखी थी, वो क्या है एक मिनट देख लेता हूँ। ये जो हमने आपको 12 किलों के बारे में बताया ना, 12 किले कुल हैं मराठा साम्राज्य के जिनको हमने इसमें शामिल किया है। 12 में से 11 जो हैं वो तो महाराष्ट्र में हैं, 11 महाराष्ट्र में है प्लस 1 एक किला जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है और ये जो किला है ये जिंजी में है। कहाँ पे है? जिंजी। ये जगह का नाम जिंजी है। ठीक है। जिंजी को पूर्व का ट्राय भी है। ब्रिटिशर्स ने जिंजी को पूर्व का ट्राय कहा। पूर्व का ट्राय कहा जाता था जिंजी को। यानी कि अगर कोई प्रश्न पूछता है कि महाराजा छत्रपति महाराज के जो कितने किले, पहली बात तो हैं जो इसमें भारत पर्व में दिखाए गए हैं, तो कुल 12 किले हैं। इनकी संख्या 12 है। इसमें से 11 तो महाराष्ट्र में है, एक अन्य जिले में है, अन्य राज्य में है, तमिलनाडु के जिंजी में है। और इसे जिंजी को भारत का ट्राय कहा जाता था, पूर्व का ट्राय कहा जाता था। इसके विरुद्ध अगेंस्ट 1672 का साल्हेर युद्ध, 1672 का साल्हेर युद्ध किसके बीच हुआ था? मुगल प्लस मराठा। आजकल बड़ा प्रश्न पूछते हैं युद्धों के बारे में कि ये वाला युद्ध कब हुआ था। तो साल्हेर युद्ध ध्यान रखिएगा, मुगलों और मराठों के बीच 1672 में हुआ था। जिंजी एक जगह है तमिलनाडु में जहाँ पर महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला था जिसे पूर्व का ट्राय कहा जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। बाकी 11 के जो किले थे वो महाराष्ट्र में थे। इनकी जो अवस्थिति है कि कौन सा जंगली किला था, कौन सा पहाड़ी किला था, कौन जंगल और पहाड़ी किला था, तो ये जो रायगढ़ किला था इसके बारे में बता दें आपको कि यही छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। यहीं वो अपना अधिकतम समय, उनका राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था, यहीं व्यतीत किया करते थे। अब हम बात करेंगे विश्व स्मारक कोष। जो ये WMF है, विश्व स्मारक कोष है, इसका गठन होता है 1965 में। आज इसके गठन को हो गए हैं 60 साल, जबकि भारत में इसकी उपस्थिति को हो गए हैं 10 साल। 2016 में भारत में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। जो WMF है वो करता क्या है? तो WMF प्रत्येक 2 साल में एक वर्ल्ड मोमेंटम की स्लिप जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो ये बताता है कि कौन कौन से स्थलों को संरक्षित करने की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। ऐसे में 16 शताब्दी की ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली भुज की, हमारे गुजरात के भुज गुजरात की प्राचीन जल प्रणालियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की गई है। हमीर सरोवर, अन्य ऐतिहासिक जलाशय, भूमिगत जल संचयन की पारंपरिक तकनीक और शुष्क क्षेत्र में जल संरक्षण की प्राचीन बुद्धिमत्ता का परिचय यहाँ पर भुज में देखने को मिलता है, जिसको संरक्षित करने का कार्य ये WMF करने जा रहा है। आधुनिक जल संकट के समाधान में पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता को दर्शाता है। हम वर्तमान में जिस तरह से अपने जल संरक्षण को खोते जा रहे हैं, इसमें हम अपने पारंपरिक ज्ञान की पद्धति का प्रयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य विश्व और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना
और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। इसके सिवा हैदराबाद की एक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी हैदराबाद में है। मूसी नदी हैदराबाद और भुज की ये जल संरक्षण प्रणाली, इन दोनों को 2025 में इसने शामिल किया है अपने यहाँ। आपको बताएं कि जो ये इसका काम क्या है, WMF का काम क्या है, तो ये ऐसी चीज़ों को संरक्षित करता है जिनको वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है या जिनका ये समझता है कि भविष्य में इनको आवश्यकता है इनको संरक्षित करने की। जैसे अभी आपको पता है कि जो हमारी फ्री स्पेस ट्रीटी है उसमें स्पेस पर किसी का अधिकार नहीं है, सभी उसका समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में लगातार चंद्रमा पर मिशन भेजा रहे हैं, जैसे भारत ने चंद्रयान 3 अभी भेजा है, चंद्रयान 4-5 की तैयारी भारत कर रहा है। इसी तरह अमेरिका, चीन, रूस, तमाम देश, इसी तरह अपोलो 11 आपको पता होगा, अपोलो 11 चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन जिस पे नील आर्मस्ट्रांग गए थे अमेरिका के, और वहाँ पे उनके पद चिन्हों की छाप आज भी है। वहाँ अमेरिका का एक झंडा है और इनके कुछ सामान हैं, वैज्ञानिक उपकरण वहाँ छूटे हुए हैं जिनको वर्ल्ड मूवमेंट के रूप में इंजॉय किया जाता है, उनको संरक्षित रखा गया है कि लेकिन उनको संरक्षण के लिए कोई वैश्विक नियम तो है नहीं, कोई वैश्विक रूप से कोई ऐसी ट्रीटी तो है नहीं कि आप अमेरिका वाला वहाँ पे पहुँच गया है तो वहाँ चाइना नहीं उतारेगा। कल को चाइना भी अपना कोई जेट वहाँ उतार सकता है, और अगर कोई चाइना का यान या भारत का यान आसपास उतरता है तो वायुमंडल तो है नहीं वहाँ पे, तो बालू जो वहाँ पे बालू है उसमें सैंड ब्लास्ट होगा, और वो क्योंकि वायुमंडल होता तो बालू उड़ जाता है, लेकिन वायुमंडल तो है नहीं तो उछलेगा, ब्लास्ट की तरह उछलेगा क्योंकि प्रेशर लगेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये जो उनके मूवमेंट हैं, ये नील आर्मस्ट्रांग के पैर हैं या फिर अमेरिका का झंडा है जो ऐतिहासिक रूप से वहाँ पड़ा हुआ है, उसको लोग उठा ले आ सकते हैं या वो नष्ट हो सकता है। उठा क्यों ला सकते हैं? क्योंकि अभी अंतरिक्ष में पर्यटन की नीति अपना रहे हैं लोग, पर्यटन की राह देख रहे हैं कि जल्द ही अंतरिक्ष में पर्यटन होगा। जब कोई पर्यटक जाता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग वहाँ से एक कुछ चिन्ह लेके आते हैं, कोई निशानी लेके आते हैं कि भाई हम यहाँ अयोध्या गए थे तो हम ये राम जी की मूर्ति ले चल रहे हैं, घर में रखेंगे। जब जब उसे देखेंगे या उसके बारे में बात करेंगे तो बात होगी कि भाई ये मूर्ति हम अयोध्या से लेके आए थे। वैसे ही यहाँ पर अगर लोग चाँद पर जाते हैं, क्योंकि कोई ट्रीटी तो है नहीं, या तो कोई कठोर कानून बनाया जाए। जैसे ट्रिंकलिटी बेस है ये, जहाँ पे अपोलो 11 अपोलो 11 उतरा था, उसे ट्रिंकलिटी बेस बोलते हैं। वहाँ पर ये साजो सामान रखा हुआ है जिसको बचाने के लिए ये WMF जैसी संस्थाएं काम करती हैं। ये एक NGO है, ये ध्यान रखने की बात है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पिपरहवा अवशेष बौद्ध विरासत स्थल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में पिपरहवा जगह, जहाँ पर बुद्ध के शारीरिक अवशेषों की बात की गई कि यहाँ पर बुद्ध के शारीरिक अवशेष थे। ये वही जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपने जीवन के प्रारंभिक 29 वर्षों को जिया था, यानी कि संन्यास लेने से पहले, दीक्षा लेने से पहले उन्हें यहीं रहते थे, वो यहीं के राजकुमार थे। तो यहाँ पर एक बॉक्स मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि ये इनका बुद्ध जी का इनका मोमेंट है, इनकी हड्डियाँ हैं, इनके शरीर के अंग हैं, तो जिसको प्रदर्शनी में लगाया गया है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में ये एक प्रदर्शनी हुई है। पहले इसकी खोज की बात करें तो 1898 में विलियम पेप्पे ने महत्वपूर्ण अवशेष खोजे थे जो ये SI के संरक्षण में है। तो किसने खोजे थे? पेप्पे ने, इतना ध्यान रखिएगा, विलियम पेप्पे ने इनके अवशेषों को खोजा था। इन अवशेषों को हाल ही में सार्वजनिक प्रदर्शनी में रखा गया है और बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक महाशक्ति की ओर उत्तर प्रदेश ने अपने बजट को प्रस्तुत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य बातें जो उत्तर प्रदेश की होती हैं वो इस प्रकार से हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की राह पर है। 50 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्तावित हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि डिफेंस कॉरिडोर और IT पार्कों में तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ डाटा को देख पाएंगे आप, तो 109% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 2024-25 में 2016-17 से, यानी 10 साल में लगभग 10 साल का आंकड़ा लिया इन्होंने। 10 साल में 109% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है जब से योगी जी सरकार में आए हैं। औद्योगिकरण की दर बात करें तो औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 68% की वृद्धि होती है, जबकि 42% रोजगार सृजन होता है। पिछले 5 वर्षों में नए रोजगार अवसरों में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।